हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन यूनिट नंबर सेकंड जो धारा विद्युत की है उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों मिलकर के सेकंड यूनिट कंप्लीट करते हैं। जब अपन ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था उस समय भी अपन ने विस्तार पूर्वक चर्चा करी थी। आज अपन इस वीडियो के अंदर बोर्ड परीक्षा 2013 से लेकर के 2020 तक के जो पेपर्स हुए हैं उन सब पेपर्स में इस सेकंड यूनिट में से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं। जब अपनी ये यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके हैं तो अब अपने को इसकी स्ट्रेटेजी भी पता होनी चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। अच्छे अंक लाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको हर एक चीज़ की रणनीति पता होनी चाहिए। जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए, उनके आंसर हैं वो कितना लिखना है और किस तरीके से लिखना है, नंबर्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसी श्रृंखला के अंदर आज अपन सेकंड यूनिट के ये इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो के अंत में बोर्ड परीक्षा 2021 में जो कंडक्ट होगी उसमें आने वाले संभावित इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन तैयार करते हैं कि इस यूनिट में से आपसे टोटल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल उनका जो अंक भार होता है वो 5 नंबर का होता है। ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी कि 3 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। कैसे कैसे आते हैं? 1 अंक का एक प्रश्न आएगा व्यंजक व्युत्पन्न करने का, बहुत छोटा सा एक डेरिवेशन आता है। आपके चैप्टर में जो शुरुआत में 13 क्वेश्चन होते हैं वो जो प्रश्न है उनमें आपको एक प्रश्न इस चैप्टर में से मिलेगा। उसके बाद में 2 नंबर का एक संख्यात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल आता है। अक्सर जब सेशन पूरा हो जाता है तो बच्चे अक्सर ये प्रॉब्लम पूछते हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आएगा, कितने नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, किस तरीके के सवाल आएंगे। तो जब अपन यूनिट कंप्लीट कर चुके होते हैं उसके बाद में अपन ये 2013 से 2020 तक के पेपर पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 से 4, और उसके अंत में भी अपन ने इस तरीके का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पढ़ा है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अपन इसके प्रश्न पढ़ते हैं। अगला जो तीसरा प्रश्न होता है वो 2 अंक का एक प्रश्न होता है, व्यंजक व्युत्पन्न करने का प्रश्न होता है। संभवतः इस चैप्टर में से अथवा का पोर्शन नहीं होता है, फिर भी कई बार बोर्ड का जो पेपर सेटर्स जो प्रोफेसर्स होते हैं वो थोड़ा सा ब्लूप्रिंट के आगे पीछे भी चले जाते हैं। तो 100% श्योर नहीं है कि कुछ इस तरीके से ही पूछे जाएंगे, पर 99% यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। जब आप ये सारे प्रश्न पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया भी लग जाएगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 6 में अपन ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। एक बार उनका अपन थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। आफ्टर दैट अपन इस वीडियो को पढ़ेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। जब अपन ने इस यूनिट को शुरू किया था तो इसमें चैप्टर नंबर 5 में अपन ने सबसे पहले विद्युत धारा पढ़ा है। उसके बाद में धारा घनत्व की परिभाषा मात्रक विमा पढ़ा है। धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह किस तरीके से होता है। अपवहन वेग और गतिशीलता को अपन ने सेपरेट वीडियो में पढ़ा है। ओम का नियम, ओम्य युक्तियाँ, अनओम्य युक्तियाँ क्या होती हैं उनको पढ़ा है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध, उनके कलर कोडिंग, वर्ण कोड जो है वो अपन ने पढ़ा है। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज़्यादातर यहाँ से न्यूमेरिकल निकलने की संभावना रहती है। प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ से। सेल, विद्युत वाहक बल और सेल की टर्मिनल वोल्टता और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, केवल इनमें से इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन सेलों का संयोजन, 2 तरह के संयोजन पढ़े हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। दोनों में से एक डेरिवेशन हमेशा बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना रहती है। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें से परिभाषा भी निकल सकती है या फिर न्यूमेरिकल्स भी निकल सकते हैं। उसके बाद विद्युत परिपथ, ये जो चैप्टर है जब आपने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में से आपके 4 प्रैक्टिकल हुए और वो चारों प्रैक्टिकल हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चों से प्रैक्टिकल परीक्षा में एक जो प्रैक्टिकल है वो आ जाता है। तो ये चैप्टर है वो इस 5 नंबर के चैप्टर के साथ नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये
30 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इस चैप्टर को आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी पढ़ना चाहिए। तो इसके अंदर अपने किरचॉफ के 2 नियम पढ़े हैं। पहला जो किरचॉफ का नियम है जिसे अपन संधि नियम कहते हैं, दूसरा जो नियम है जिसे अपन वोल्टता नियम कहते हैं। दोनों महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से दोनों नियमों में से कोई एक प्रश्न पूछा जाता है। व्हाइटस्टोन सेतु वाइवा के लिए महत्वपूर्ण है। व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का जो प्रतिबंध है, इसको 2 तरीके से इसका प्रतिबंध प्रूफ किया जाता है। दोनों के वीडियोज अपने पढ़े हैं। मीटर सेतु क्या है, क्या इसके उपयोग हैं, कैसे बनावट की जाती है और किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर इसका सिद्धांत निकाला जाता है, और इसका संतुलन अवस्था का जो प्रतिबंध है वो भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में विभवमापी है, विभवमापी की बनावट है, विभव प्रवणता की परिभाषा है, और उसके बाद में विभवमापी के अनुप्रयोग हैं। हालांकि अपन ने 2 ही अनुप्रयोग किए हैं, इसके 5 अनुप्रयोग हैं वो आपके सिलेबस में अभी तक दे रखे हैं। शायद लॉकडाउन के बाद में जो आप लोगों का सिलेबस रिवाइज होकर के आएगा उसमें से पीछे के 3 अनुप्रयोग हैं वो मे भी हटा दिए जाएंगे। अगर फिर भी रखे जाते हैं तो आपको बिल्कुल दोबारा पढ़ा दिए जाएंगे, निश्चिंत रहें। तो विभवमापी के जो अनुप्रयोग हैं इनके जो परिपथ चित्र हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बाकी ये विभवमापी के अनुप्रयोग आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि के साथ साथ आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उनमें भी महत्वपूर्ण हैं। इन सभी टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। पहले आप दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से आई होप तैयार कर चुके हैं, फिर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप वहां से जाकर के इनको रिवाइज कर लीजिए। अब अपन चलते हैं अपने पेपर्स में। यहाँ पर अपन केवल जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक के अंदर, अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। रिवीजन के समय आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि x का मान 4 ओम है, y का मान 48×10⁻⁸ ओम मीटर है। x क्या है, मात्रक से पहचान कीजिए सर, प्रतिरोध है। y क्या है, ओम मीटर सर, प्रतिरोधकता है। कि चालकों की लंबाई आधी करने पर, ये कोई चालक है उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दे रखी है। सवाल कह रहा है कि उसकी लंबाई यदि आधी कर दी जाए तो x और y के संगत मान ज्ञात कीजिए, क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध का डेरिवेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्रतिरोधकता आपने पढ़ी है। प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई आधी करोगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, लंबाई दुगुनी करोगे तो प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। यहाँ पर ये बात नहीं कही गई है कि इसको खींच करके आधी करी गई है या काट करके आधी करी गई है। आप निश्चिंत रूप से केवल इसकी लंबाई के आधे करने का फंडामेंटल लगा दीजिए तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन y है वो प्रतिरोधकता को रिप्रेजेंट कर रही है और चालक तार की जो प्रतिरोधकता है वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसलिए y की वैल्यू है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 1 नंबर के प्रश्न के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत शानदार प्रश्न है। अक्सर बच्चे ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं, ये फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मीटर सेतु की संतुलन अवस्था के लिए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये जो मीटर सेतु का एक डायग्राम दिया गया है इसमें संतुलन अवस्था में ही दिया गया है और इसमें ये जो S है ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन के अंदर। तो मीटर सेतु के टॉपिक में आपने पढ़ा है कि इसकी संतुलन अवस्था का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ये मीटर सेतु व्हाइटस्टोन सेतु के ऊपर ही तो डिपेंड है। तो यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे S है, ये 40 सेंटीमीटर है, बाकी 1 मीटर में से ये बचा हुआ पोर्शन आपका 60 सेंटीमीटर का हो जाता है। मैंने आप लोगों को वहाँ पे बहुत क्लियर बताया है। अब आप यहाँ पर 100 - L वाला फॉर्मूला न लगा करके सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि सर ये 4/40 कर दूंगा और ये S/60 कर दूंगा, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 4/40 बराबर S/60। 60 है वो दूसरी तरफ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रश्न तभी होंगे जब आप लोग इन डेरिवेशन को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए परिपथ में x और y के मध्य परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। एक डायग्राम दे रखा है x और y, इसमें ये 6 का, 4 ओम का, 3 का और 12 ओम के प्रतिरोध हैं, बीच में एक कनेक्शन कुंजी दे रखी है। तो x और y के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है।
कब कब ज्ञात करना है? पहला, जब ये कुंजी खुली हुई है, और दूसरा, जब इस कुंजी को बंद कर दिया गया है। यानी दो प्रश्न आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो जब ये कुंजी खुली हुई है तो ये 6 और 4 दोनों श्रेणी क्रम में है, ये 3 और 12 ये भी श्रेणी क्रम में है। तो पहले 6 और 4 श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 10 हो जाएगा, ये 3 और 12 प्लस करोगे तो 15 हो जाएगा। ये 10 और 15 ओम है वो अब आपके समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला आप जानते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से भी कर सकते हैं, या फिर 1 अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा इसका पोर्शन है कि जब ये कुंजी है वो बंद है। तो जब ये कुंजी बंद है तो उस स्थिति में ये पहले दोनों इन प्रतिरोधों को आपको समांतर क्रम में करना है। तो वापस इन दोनों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना, फिर इन दोनों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना, फिर इन दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे वो अब आपस में श्रेणी संयोजन में हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। यदि आपका चैप्टर क्लियर है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर नहीं होगी। 2013 का प्रश्न पत्र है, तो इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछा गया है। शायद उस समय सिलेबस था, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो अलग था। ये जो चैप्टर है वो थोड़े ज़्यादा नंबर्स का था। अभी जो अपने ऊपर वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा है वो 2020 और 21 का जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। सिंपल, आपको पहला नियम लिखना है। ऐसा नहीं है कि पहला नियम संधि नियम है, आपको हेडिंग डालनी है किरचॉफ का प्रथम नियम, ब्रैकेट में लिखना है संधि नियम, उसके बाद में उसका स्टेटमेंट लिखना है कि किसी बिंदु, एक विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग है वो इक्वल होता है, या उनका बीजगणितीय योग 0 होता है। व्हाइटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाइए। बिल्कुल अच्छे तरीके से सुंदर परिपथ चित्र बनाना है। उसकी संतुलन अवस्था प्रतिबंध व्युत्पन्न कीजिए। उसका जो आप P/Q बराबर R/S का जो संतुलन प्रतिबंध है, अपने वीडियो पढ़ा रखा है, तो उसको भी आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये 2013 का पेपर था। बात करते हैं 2014 के पेपर की। तो 2014 का जो पेपर है उसके अंदर आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो 62 × 10⁻³ ओम दे रखी है, तथा इसकी जो टॉलरेंस है, सहता है, वो 5% है। वर्ण कोड के नाम है वो क्रम के अनुसार लिखने हैं। अच्छे तरीके से अपन ने पढ़ा है। सभी टॉपिक्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपवहन वेग के आधार पर ओम का नियम का जो सूक्ष्म रूप है उसका डेरिवेशन भी आपने पढ़ा है। J = α/E का फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, इसको भी आपको प्रूफ करना है। 2 नंबर का प्रश्न है और 2021 के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 सेलों के श्रेणी संयोजन से तुल्य विद्युत वाहक बल एवं तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेलों का संयोजन पूछा जाता है और जल्दबाजी में प्रतिरोधों का संयोजन करके आ जाते हैं। इसी तरीके से संधारित्रों का संयोजन पूछा जाता है और प्रतिरोधों का संयोजन करके आ जाते हैं। कारण इसमें यह है कि आपने प्रतिरोधों का संयोजन कक्षा 10 में भी पहले पढ़ रखा है, इसलिए थोड़ी सी गलती हो जाती है। दूसरी मुख्य गलती इसमें यह होती है, पूछा श्रेणी क्रम संयोजन जाता है, लिख समांतर क्रम संयोजन आते हैं। अगर आप गलत लिख करके आएंगे, हालांकि टॉपिक का आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपने टॉपिक गलत लिख दिया, निश्चित रूप से आपको 0 अंक मिलेगा। आप ये कभी सोच करके ना चलें कि समांतर क्रम संयोजन पूछा था, मेरे को श्रेणी क्रम संयोजन आ रहा है, लिख दूंगा, आधे अंक मिल जाएंगे। 1% भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली 0 अंक मिलेगा। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही आंसर आपको देना चाहिए। तो 2014 का ये पेपर था। अब आ जाते हैं अपन बोर्ड परीक्षा 2015 के पेपर में। किसी धातु के 2 एक समान टुकड़ों की लंबाई, किसी धातु मतलब एक ही धातु है, किसी धातु यानी एक धातु के 2 टुकड़े हैं, एक समान टुकड़ों की। एक समान का मतलब क्या है, ये मत समझना कि सर एक समान है तो इसका मतलब लंबाई मोटाई बराबर हो जाएगी। यानी क्वेश्चन को आप पढ़ करके पता करना कि एक समान में कौन सी चीज़ समान है और कौन डिफरेंट है। एक समान टुकड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 2 सेमी और 4 सेमी है। लंबाई दोनों की अलग अलग है लेकिन दोनों की मोटाई समान है। इसका मतलब ये है एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, 2 टुकड़े हैं, दोनों की मोटाइयाँ समान हैं और दोनों की लंबाई है वो 2 और 4 सेंटीमीटर है। इनके प्रतिरोधकता, पहले टुकड़े की ρ1 कह रहा है, दूसरे की ρ2 है, इनका अनुपात लिखिए।
जैसा अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। जब आपके फंडामेंटल क्लियर होते हैं तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं। और जिन बच्चों के 56 नंबर में से, बोर्ड के पेपर में 56 में से 56 नंबर आते हैं, उन बच्चों के लिए आईक्यू लेवल बहुत तेज होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन वो सोल्व करके आते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अक्सर 56 नंबर में से जिसके 53, 54, 55 नंबर आते हैं, उनके अंक हैं वो ऐसे क्वेश्चन में से कट जाते हैं। तो यहाँ पे 2:4 करके फिर उसको काट के 1:2 लिख देते हैं। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रतिरोधकता पूछी गई है। अगर प्रतिरोध पूछता तो आप 2:4 करके उसको काट करके 1:2 कर देते, लेकिन प्रतिरोधकता को लंबाई पर डिपेंड करती ही नहीं है। तो अब आप इसका आंसर है वो आप 1:1 लिखें, या बराबर अनुपात लिख दें, या समान अनुपात शब्द लिख दें। बेटर ये रहेगा आप 1:1 लिखें। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधि लिखकर आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। पूरा मीटर सेतु का डायग्राम आपको इसके अंदर बनाना है, पूरी मेथड लिखना है और उसका फॉर्मूला आपको निकालना है। चलिए, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए, किरचॉफ का संधि नियम लिखिए। सेपरेट केवल परिभाषाएं लिखनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। जो कुछ एक्स्ट्रा लिखोगे उससे आपको ज़्यादा अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्न पे जो जो बातें पूछी जाती हैं बिल्कुल हेडिंग लगा करके सुंदर सुंदर तरीके से लिखना है। विभव प्रवणता की परिभाषा, किरचॉफ का संधि नियम लिखना है, दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात करना है। ये 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है, 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है, 4 एम्पीयर का करंट बाहर जा रहा है। हालांकि आपको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दे रखी है, क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन नहीं भी दे सकता है। कैसे इस सवाल को सोल्व करते हैं, आप किरचॉफ के प्रथम नियम का जो वीडियो है उसमें जाएंगे, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए, तो 2015 के पेपर में ये बहुत आसान से प्रश्न पूछे गए थे। बात करते हैं 2016 की। ये जितने भी प्रश्न हैं वो सब आप लोगों ने हमारे वीडियो में पढ़े हैं, हमारे नोट्स में देखे हैं। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि अपने नोट्स में से एक भी प्रश्न आपको अपने पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ हो। 100% आपके 56 नंबर के प्रश्न हैं वो आपको अपने नोट्स में से निश्चित रूप से मिलेंगे। दिए गए VI ग्राफ में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। V और I का ग्राफ दे रखा है, ऊपर वोल्टेज दे रखा है, नीचे करंट है वो एम्पियर में दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, प्रतिरोध का मान निकालना है। ओम का नियम क्या कहता है, आपको लिखना है ओम के नियम अनुसार V बराबर IR, R बराबर फॉर्मूला हो जाएगा V/I। तो अब इस ग्राफ में से कोई सा भी एक पेयर, एक जोड़ा आप निकाल लीजिए। यहाँ पे करंट की वैल्यू 0.1 लेते हैं तो वोल्टेज 2 ले लेना है, वोल्टेज 4 लेते हैं तो ये 0.2 ले लेना है। तो R बराबर V/I हो गया ना। तो मैं ये 2 और 4 वाला रेशियो ले लेता हूँ, या फिर ये ले लेता हूँ। तो V का मान 2/I का मान 0.1, तो 2/0.1, पॉइंट जब हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा। 20 ओम इसका प्रतिरोध आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर के प्रश्न है। धारा घनत्व का SI मात्रक लिखिए। धारा घनत्व के टॉपिक में आपने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा है, मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। क्लियर है। चलिए, धारा घनत्व क्या होता है, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। दूसरा है किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, संधि नियम का स्टेटमेंट लिखना है। 10 वोल्टेज व नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी है, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज 10 है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 0 है। घनीय परिपथ जाल के विकर्ण के सम्मुख कोणों से जुड़ा हुआ है। एक घन बना हुआ है, उसके जो सम्मुख विकर्ण के सम्मुख कोने हैं वहाँ से जुड़ा हुआ है। परिपथ के जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोध लगे हुए हैं, यानी वर्ग की प्रत्येक शाखा में 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से ये चैप्टर पढ़ा है, ये एग्जाम्पल मैंने सॉल्व नहीं करवाया है, ये आप लोगों की बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, निश्चित रूप से आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, जाल का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें विकर्ण के किनारों को जोड़ा गया है। 3 पोजीशन है। नीट के एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में इसके 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप अच्छी रेफरेंस गाइड रेफ़र करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तीनों कौन कौन से, वर्ग की एक भुजा के किनारों को जोड़ दिया जाए, वर्ग के एक फलक के किनारों को जोड़ दिया, विकर्ण के किनारों को जोड़ दिया जाए, या फिर पूरे घन के विकर्ण के किनारों को जोड़ दिया जाए। 3 क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपको तीनों प्रश्न
सेपरेट सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रश्न 2016 के पेपर में पूछे गए हैं। ये अपनी बुक का एग्जाम्पल है। चलिए 2017 के पेपर में चलते हैं। 2017 में पूछा गया है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग की परिभाषा लिखिए। केवल अपवहन वेग की परिभाषा आपको लिखनी है। ओम का नियम क्या है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए, क्या क्या इसकी कमियां हैं वो लिखना है। तीसरा प्रश्न है, उसको मैंने यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखी है, डायग्राम से लिखा है। 12 ई का मतलब है इसका विद्युत वाहक बल आपको दे रखा है 12 वोल्ट। आर है वो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, ये बाह्य प्रतिरोध के सहारे जुड़ा हुआ है। जब इस कुंजी को आप ऑन करेंगे तो इसमें 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है। सबसे पहले आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये करंट है वो इस आर में से और इस स्मॉल आर दोनों में से सेम ही जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपके कौन से क्रम में हैं? मेरे से आंसर चाहते हो? बताइए, फटाफट बताइए। जब आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है तो वहाँ पे आप लोगों ने ये बात क्लियर करी है कि कैसा भी संयोजन हो, अलग अलग वैल्यू के यदि प्रतिरोध हैं और उनमें समान वैल्यू की धारा जा रही है तो वो श्रेणी संयोजन होता है। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, कैपिटल आर मान लेते हैं इसको, +2, R+2 हो जाएगा। आई की वैल्यू आपको दे रखी है, वी की वैल्यू यहाँ है, V बराबर IR के फॉर्मूले से आप निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में सवाल कह रहा है टर्मिनल वोल्टता V की वैल्यू निकालनी है। तो V = होता है सर E - IR। तो E की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है और R होता है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको लगाना होता है, स्मॉल r वाला। सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के टॉपिक में वीडियो में आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझा है। तो ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आपके 2017 के पेपर में पूछे गए थे। 2018 के पेपर में भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 1 नंबर का प्रश्न था अतिचालक को परिभाषित कीजिए, यानी अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है। अब अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे अतिचालकता की परिभाषा लिख देते हैं। ये अतिचालक पदार्थ की परिभाषा पूछी गई है, यानी आपको लिखनी पहले अतिचालकता की परिभाषा है, फिर आपको ये लिखना है कि ये प्रतिबंध जो दर्शाने वाले पदार्थ हैं उन्हें अपन अतिचालक पदार्थ कहते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट लिखना है, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चालक तार का प्रतिरोध है वो X ओम है। वह टेम्परेचर ज्ञात कीजिए जिस पर चालक तार का प्रतिरोध 3x हो जाता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर x है, अब इसका टेम्परेचर कितना कर दिया जाए कि इसका प्रतिरोध 3x हो जाएगा। इसका ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता का जो वीडियो है उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका फंडामेंटल आप लोगों को मिल जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। तीसरा प्रश्न है किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए, ध्यान दे लेना, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के 2 टॉपिक पढ़े हैं। संतुलन अवस्था को प्रूफ करने के 2 मेथड हैं। पहला है वो आप लोगों के समान विभव से लेकर के है, विभवांतर 0 करके है, और दूसरा है वो किरचॉफ के वोल्टता नियम से है। तो आपको यहाँ पे दूसरे वाला जो संतुलन प्रतिबंध है वो प्रूफ करना है। अगर पहला कर दिया अगेन आपको 0 नंबर ही मिलेगा। किरचॉफ के नियम का उपयोग कर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए और इसके लिए आवश्यक डायग्राम भी आपको बनाना है। तो ये 3 क्वेश्चन 2018 के पेपर में पूछे गए हैं। चलिए भाई 19 में चलते हैं। 2019 में देखिए कार्बन प्रतिरोध वाला प्रश्न एक ही आया है इससे पहले, तो जरूरी नहीं है कि कार्बन प्रतिरोध में से आए, लेकिन अगर आएगा तो बड़ा इजी आएगा। गलती क्या करनी है सर, बीबी रॉय जीबी वेरी गुड वाइफ याद है, लेकिन जैसे ही बच्चे स्टार्ट करते हैं टक बी यहाँ से शुरू करते हैं और 1 पे आ जाते हैं, जबकि पहला बी ब्लैक है वो तो 0 पे जाता है। 99% बच्चे जिसके 56 में से 55 नंबर आते हैं उसका 1 नंबर इसी क्वेश्चन में से कटता है। इतना ईजी है। चलिए, कार्बन प्रतिरोध का मान 22 × 10⁵ ±5% टॉलरेंस है। इसका वर्ण क्रम लिखिए, इसके कलर्स के नाम लिखने हैं। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था दे रखी है, आर प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है कि ये व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन अवस्था में है। इसको P कह दीजिए, इसको Q कह दीजिए, इस पूरे कॉम्बिनेशन को R कह दीजिए, इसको S कह दीजिए। ठीक है, तो P/Q = R/S होना चाहिए। लेकिन ये दोनों तो समांतर संयोजन में है। समांतर संयोजन में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? तुल्य प्रतिरोध आएगा सर दोनों का गुणनफल
बट्टा में दोनों का योग, तो 6R अपॉन 6+R इस अकेले इस पूरे प्रतिरोध की वैल्यू आएगी। तो ये 20/10 कर देंगे और ये 6R अपॉन 6+R बटा में 1 कर देंगे। ऐसा एक क्वेश्चन अपने अपने वीडियो में सॉल्व कर रखा है। आप लोगों की बुक में एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक उसी तरीके का ये प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, हाँ अब की बार 2019 में गलती से इसमें अथवा दे दिया गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और परिपथ चित्र बनाइए। विभव मापी के अनुप्रयोगों के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। पूरा प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है और उसका हर एक स्टेप जो पूछा गया उसका आंसर लिखना है। मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाइए और आवश्यक चित्र बनाइए। दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है, दोनों प्रैक्टिकल पोर्शन है। 2020 में चलते हैं, क्या कहता है। 2020 के भी 3 प्रश्न हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ फ़ोन कॉल्स ना करें, मैसेज करेंगे आपको समाधान मिल जाएगा। चलिए, मीटर सेतु में संतुलन बिंदु मध्य में क्यों लिया जाता है। मीटर सेतु जो होता है उसका जो संतुलन बिंदु होता है उसकी प्रयास किया जाता है कि वो मध्य में आना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मीटर सेतु है वो विभव मापी के सिद्धांत पे मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। और व्हीटस्टोन सेतु में जो चारों प्रतिरोध हैं वो एक ही कोटि के लिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये एक ही कोटि के लिए जाएंगे यानी इनका जो संतुलन बिंदु मध्य में लिया जाएगा तो इसके जो रिजल्ट है उसकी सार्थकता ज़्यादा होगी, उसकी एक्यूरेसी, उसकी शुद्धता ज़्यादा आएगी। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि मीटर सेतु में संतुलन बिंदु मध्य में लेना चाहिए, क्योंकि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु के अंदर चारों प्रतिरोध हैं वो एक ही कोटि के लिए जाने चाहिए। मध्य बिंदु पर संतुलन लेने से इसकी शुद्धता, इसकी एक्यूरेसी, इसकी सुग्राहिता अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न है, 10 ओम का एक प्रतिरोध है, ये एक 8 ओम का प्रतिरोध है और ये एक 12 ओम का प्रतिरोध है। तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, फिर इन तीनों को एक 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। जब स्विच को ऑन करेंगे तो इस पूरे परिपथ में 7.5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। इस R प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है कि ये करंट की वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। तीनों समांतर क्रम में हैं तो इन सब का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। जैसे आपके पास तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, अब ओम का नियम लगा दीजिए, V बराबर IR के फॉर्मेट में रख दीजिए, आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी बहुत इजीली। तीसरा प्रश्न है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। वोल्टता नियम पूरा स्टेटमेंट लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, सिग्मा V इक्वल्स टू 0। एक बंद पास के अंदर, बंद लूप में वोल्टताओं का विभव पतन का जो योग होता है वो 0 होता है। दूसरा है, विभव मापी से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का परिपथ चित्र बनाइए। केवल और केवल डायग्राम बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है, किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं करना है। लिख दो, 5 पेज वर्णन लिख दो, आपको एक भी अंक एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये 1 अंक का डायग्राम है तो डायग्राम बनाओगे तो ही 1 अंक मिलेगा। तो इस तरीके से ये 2020 के बोर्ड एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि सर सारे प्रश्न हमें आते हैं। अगर इस तरीके के प्रश्न आ गए तो हम ये 5 नंबर तो नहीं छोड़ेंगे। तो भैया निश्चित रहिए, ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के पेपर में पूछे जाने हैं। अब कुछ लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि सर 2021 के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दीजिए फटाफट। ऐसा है, ये 2021 के लिए मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। 1% भी भैया अपनी गारंटी नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे। देखिए, संभावनाएं हैं। जिन बच्चों को 56 नंबर की तैयारी करनी है वो अपनी बुक का एक एक शब्द पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, एक एक सवाल को सॉल्व करें। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यदि आप लोगों को 100 मीटर की रेस जीतनी है तो आपको 1 किलोमीटर रेस की तैयारी करनी होगी। इसलिए पूरी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें। ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनको विशेष रूप से मदद की आवश्यकता है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए 2021 के पेपर में चलते हैं। 2021 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
किसी प्रकार का इसमें कोई दावा नहीं किया गया है कि इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। ये केवल पीछे के जो 7-8 साल के पेपर हैं उनको देख करके प्रयास किया गया है। सबसे पहले धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए। अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अनओम्य युक्तियों के उदाहरण लिखिए। कार्बन वर्ण कोड के ऊपर प्रश्न आ सकता है। कैसे? संख्या देख करके कलर कोड पूछ सकता है या रंगों का नाम देख करके उसकी वैल्यू पूछ सकता है। ध्यान दें, रंगहीन होने की स्थिति या नहीं होने की स्थिति, इसके लिए आप लोगों को कार्बन वर्ण कोड का वीडियो मिल जाएगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। इनमें से दोनों तरीक़ों से प्रश्न पूछा जाता है। उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अगर वो टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें से आने वाला कोई भी प्रश्न आप नहीं छोड़ करके आएंगे। दूसरा, नेक्स्ट चलते हैं। 5वां प्रश्न है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव है। केवल प्रभाव पूछा जा सकता है कि चालक तारों के लिए जो प्रतिरोध होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रतिरोधकता भी डिपेंड करती है। अर्धचालकों में नहीं, अर्धचालकों में विपरीत प्रकृति की होती है। कुचालकों में क्या प्रभाव पड़ता है, पूरा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। एवं इस टॉपिक के ऊपर सवाल आने की संभावना भी 99% है, और वो भी केवल चालक पदार्थों के लिए सवाल पूछा जाएगा। T = R01 + अल्फा डेल्टा T का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। सेपरेट वीडियो है, आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें। सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें इस साल के लिए। समांतर संयोजन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। किसके? सेलों के समांतर संयोजन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैंने तो सभी प्रश्नों को इंपॉर्टेंट कहा है। अगला है, किरचॉफ के दोनों नियम लिखने चाहिए। दोनों नियमों के स्टेटमेंट आपको आना चाहिए और दोनों नियमों के ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने, सवाल सॉल्व करने आप लोगों को आने चाहिए। मीटर सेतु का चित्र, सूत्र और सवाल, जो फॉर्मूला है उसके ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जा सकता है। विभव मापी की विभव प्रवणता क्या है, विभव मापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं, विभव मापी का मानकीकरण किसे कहते हैं, ये तीनों डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, विभव मापी का कोई भी एक अनुप्रयोग उसका चित्र बना करके उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस यूनिट को तैयार कर लिया होगा। मेरा टारगेट इस साल का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो 100 में से 100 नंबर हैं और वो कवर करके जाएं। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मदद मिली होगी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका जैसा भी फीडबैक है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।